नमस्कार बच्चों, आज हम यूनिट 3 के ही चैप्टर 4 के में से हम लॉरेंज बल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लॉरेंज बल को दो कंडीशन में पढ़ेंगे। यह केवल जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो तब, अभी मैं फ़िलहाल केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तब मैं इस लॉरेंज बल के बारे में बताती हूँ आपको। क्लियर? और दूसरे में मैं ये बताऊंगी कि जब वहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होगा तब हम क्या डेरिवेशन निकालेंगे, उस डेरिवेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैसे तो हम लोगों को कई सालों से हमको पता है कि हम विद्युत और चुंबकत्व दोनों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप यानी विद्युत और चुंबकत्व में कोई रिलेशनशिप होता है, यह चीज़ हमको 1820 में ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि किसी चालक में हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ जो है एक संकेंद्रित वृत्त की तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहाँ पर बनने लगती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को यानी विद्युत चुंबकत्व के बारे में हमको किसने बताया? ऑर्स्टेड ने बताया। अब उसके बाद जब यहाँ पर यदि कोई आवेश यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने यहाँ पर चुंबक का ये एन ध्रुव और चुंबक का एस ध्रुव, हम चुंबक को इस तरह से दर्शाते हैं ना, इस प्रकार से, ये ऐसा है, ये एन ध्रुव है और ये इधर एस ध्रुव है, इस प्रकार। तो ये और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जाती है? एन से एस की तरफ जाती है, तो हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से है। अब यानी चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ इस दिशा में है, ऐसा हम यहाँ पर पहले हमको पता है। अब जब हम कोई भी धन आवेश को यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वह जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम पहले केवल चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तब वहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय लॉरेंज बल के बारे में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है मौजूद है, जो एन एस जो चुंबक है उन्हीं से ही हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से हैं, यानी हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, यहाँ पर धन आवेश प्लस धन आवेश यहाँ पर है और यह धन आवेश जो है प्लस क्यू आवेश यहाँ v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है और इस चुंबकीय क्षेत्र चूँकि v जो है वह इस दिशा में है, इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में यह जो है थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस b के साथ में इस दिशा में यह जो है थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। ओके, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, चूँकि मैंने यहाँ पर बताया है, आप देखिए यहाँ पर इसके डेफिनेशन में कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसको हम F से डिनोट करते हैं। तो इसका परिमाण किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मान बल का परिमाण आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपाती। तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q ये हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, आवेश के वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v ये हम कह सकते हैं। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल b, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल b ये हम कह सकते हैं। फोर्थ, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन थीटा। यहाँ पर थीटा मैंने कहा आपको कि यह जो है b और v के बीच का कोण है, ये इस दिशा में b है, b और v के बीच का
कोण है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर ये थीटा को बताए। अब यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, वो चीज़ क्या है? अब वेग v जो है यह एक सदिश राशि है, इसका हम समकोणिक घटक निकाल सकते हैं। एक समकोणिक घटक जो है वह b की ही दिशा में निकलेगी, वो हो जाएगा v cos थीटा के रूप में, और एक होगा इस b के लंबवत दिशा में, तो वो हो जाएगा v sin थीटा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो v sin थीटा जो हम जो वहाँ पर sin थीटा लिए हैं वो यही है, और एक्चुअल में हम v और उधर sin थीटा लिए हैं, हम डायरेक्ट उसको f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा कह सकते हैं। यानी चुंबकीय ऑरेंज बल का परिमाण v sin थीटा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ये चीज़ हम वहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पर अलग अलग करके बताए हैं, कोई नो प्रॉब्लम। हम इन चारों को एक साथ मिलाकर हम जब लिखते हैं तो f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर इस साइन को हटाते हैं एक नियतांक से, और वह नियतांक होता है k होता है, और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू k इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो इस प्रकार के अनुपातिक नियतांक है, और हमको पता है कि k का मान जो है मापन की पद्धतियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस पद्धति में हम इन राशियों को माप रहे हैं, बल का मान किस पद्धति में माप रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर k का मान डिपेंड करता है। यदि हम SI पद्धति में सारी चीज़ों को लेते हैं तो SI पद्धति में k का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, और यही है चुंबकीय लॉरेंज बल का मान है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चुंबकीय लॉरेंज बल का फॉर्मूला हम बता दिए। अब सदिश रूप में इसका हम, चूँकि एफ बी यहाँ पर सदिश राशि है, वी भी सदिश राशि है, बी भी सदिश राशि है, और यहाँ पर वी साइन थीटा है, तो वी साइन थीटा है, यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वी और बी के बीच में जो गुणनफल होगा वह अदिश गुणनफल होगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू बाहर हो जाएगा, और वी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, इस प्रकार से। तो यह हो गया इस चुंबकीय लॉरेंज बल का सदिश रूप हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ तक ये बता सकते हैं कि यह जो यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। याद रखना, केवल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तब यह मान होता है। ओके, अब इनकी दिशा अगर बतानी है तो उसके लिए हम अलग अलग नियम हैं, उस चीज़ को मैं बताऊंगी आगे आपको, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर ये इसको अगर हम इस डायरेक्शन में यानी विमी फॉर्म में हम अगर देखें तो एक्स एक्सिस इधर ले लिए, हम ऐसा भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस को ऐसा भी ले लिया मैंने, और जेड एक्सिस को इधर ले सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, जब बी वहाँ पर मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर लिया था तो यह वेग जो है बी के साथ थीटा कोण बनाता था। अभी फ़िलहाल मैंने इस बी को मैंने वाई अक्ष पे लिया है। ठीक है, तो ये वेग वी जो है इस बी के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। ठीक है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर जो हम ये देखते हैं कि F की जो दिशा होगी वह क्या होगी। F की दिशा, ये जो बल का मान है वह इस Z अक्ष की दिशा में होगी। यानी ये मैं जो बता रही हूँ यह लॉरेंज बल का, अगर हम कोई नियम नहीं लगाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें लॉरेंज बल की दिशा जो है किस तरफ होगी तो हम इस तरह से बता सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर F की जो दिशा होगी, यहाँ हम ये बता सकते हैं कि F की दिशा कैसी होगी। आप देखिए F की दिशा, यहाँ जो हम इक्वेशन लिए हैं, यहाँ पर कौन सा
वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B लिए हैं ना, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो F की दिशा हमारे होगी यहाँ पर वेक्टर V क्रॉस B की दिशा के अनुदिश। क्लियर? वेक्टर B की V क्रॉस वेक्टर B के दिशा के अनुदिश ऐसा होगा। ये है क्या? ये जो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B ये है क्या? ये चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर V और वेक्टर B का जो सम्मिलित तल होगा, वेक्टर V ये है और ये वेक्टर B है, इसका सम्मिलित तल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इस सम्मिलित तल के लंबवत दिशा में होगी। तो इस सम्मिलित तल का लंबवत दिशा कौन है? ये है, इनका लंबवत ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे लंबवत दिशा में होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को बता देते हैं कि ये जो V क्रॉस B क्या है, यह जो है वेग V और B के सम्मिलित तल, कंबाइंड जो तल है, सम्मिलित तल के लंबवत दिशा में, किसकी? B की दिशा। ठीक है, इसका V क्रॉस B यानी क्या हुआ? सम्मिलित तल हुआ। इस सम्मिलित तल के लंबवत दिशा में किसका बल दिशा होगा? F की दिशा होगी। ओके, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर बताती हूँ आपको। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि V और B का जो तल है वह XY तल में है। सम्मिलित तल जो बोल रहे हैं वो कहाँ पर है? XY तल में है। ये V और B का जो तल है वह कहाँ पर है? XY तल में है। ये है XY तल में है। तो आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होगा, यहाँ पर जो आवेश रहेगा, उस आवेश पर जो यहाँ पर मान लो हम ये आवेश ले लिए ना, तो उस आवेश पर जो बल लगेगा वह बल जो है Z अक्ष के अनुदिश होगी। ऐसा हम अगर कोई नियम नहीं लगाते हैं, सिंपल वे में हम बताना चाहें तो हम इस बल की दिशा इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हुआ जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है, तब उस कंडीशन में हम चुंबकीय लॉरेंज बल का मान, यानी इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल चुंबकीय लॉरेंज बल कहलाता है। ये टॉपिक है, आप देख लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला यह बल है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लगाते हैं। उस स्पेशल कंडीशन के बारे में अब देखते हैं आगे। हम पहला कंडीशन इसमें लेते हैं हम, केस फर्स्ट, पहली स्थिति। उस कंडीशन में यदि हम V की वैल्यू 0 रखें, तो V की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो जो इक्वेशन है F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में है, यानी कोई गति नहीं कर रहा है, V इक्वल्स टू 0 है, यानी वह गतिशील नहीं है। जो थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है ना, उस कंडीशन में नहीं है वो, है ना, ऐसा हम जानते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर वो 0 है, मतलब वह विराम की अवस्था में है, गतिशील नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी स्थिति अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर यदि थीटा की वैल्यू अगर 0 ले लें, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं
तब यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 लेने पर F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा से यहाँ पर क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, देयरफॉर यहाँ पर F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब थीटा की वैल्यू 0 है मतलब वहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये जो B है और यहाँ पर ये V जो है इस दिशा में ये ऐसा थीटा कोण से गतिशील है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो रहेगी तो हम यहाँ पर इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, ये ऐसा और ये जो है इस तरह से रहेगा, एक दूसरे के समानांतर रहेंगे। तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब उसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी V पैरेलल B यही होगा यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, इनको हम शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है। अब यही चीज़ यदि मैं यहाँ पर अगली कंडीशन में देखती हूँ, थर्ड कंडीशन, थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री रख लेते हैं। तो 180 डिग्री में कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये B है और यह जो गति कर रहा है इस तरह से हो जाएगा, ये V इस प्रकार से। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 180 डिग्री होगी। तब इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा वाले फार्मूले से क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो F इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होगा। ये समानांतर, यहाँ पर समानांतर था, ये क्या हो गया प्रति समानांतर हो गया, एक दूसरे के इधर हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे प्रति समानांतर कहेंगे। ठीक, विराम यहाँ पर इस प्रकार से हम इस चीज़ को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे फिर अगली कंडीशन देखते हैं, केस 4। तो थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखते हैं। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगी। तो क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देयरफॉर F इक्वल्स टू क्यू वी बी, और यही मान जो है ये क्या होगा, इसका अधिकतम मान होगा लॉरेंज बल का। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अधिकतम मान मतलब कैसे होगा, यहाँ पर कंडीशन देखिए, ये हो गया B और ये यहाँ पर ये V होगा, और यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री होगी। ऐसे कंडीशन में होंगे तब यहाँ पर F की वैल्यू क्या रहेगी, अधिकतम होगी। ठीक है। तो हम ये यहाँ पर इनको शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। ओके, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कंडीशन में इस बल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। लॉरेंज बल से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। चुंबकीय लॉरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए,
किस अवस्था में वह अधिकतम और किस अवस्था में वह न्यूनतम होता है। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या दूसरा इस प्रकार से आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रा को परिभाषित कीजिए। यह मैं अगले वीडियो में इसके बारे में मैं बताई हूँ, है ना। और दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कब न्यूनतम का अनुभव करता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल का क्या अर्थ है, इसके न्यूनतम और अधिकतम होने की शर्त लिखिए। क्लियर। एक इस टाइप का भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वह इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी दिशा नॉर्मल कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया है इस वीडियो में, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके।